अस्सलाम वालेकुम जी। I2 लेवल का एक टॉपिक करेंगे जी। बहुत सिंपल है, दैट इज़ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, याद रहे यार, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बनाते वक्त हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमने इधर से प्रॉफिट नहीं कमाना। ठीक है ना जी। इस टॉपिक में जो बहुत चीज़ें डिफरेंट सी हैं वो ये हैं कि भाई सबसे पहले तो इस टॉपिक में ड्राइंग्स नहीं होंगी जी, क्योंकि ऑनर ने कमाना जो कुछ नहीं है जी, ड्राइंग्स ही नहीं होंगी। ऑनर यहाँ पे किसी दिन भी उसका ऑब्जेक्टिव जो है वो प्रॉफिट नहीं है, अल्लाह की रजा की खातिर हो रहा। यहाँ पे कैपिटल नहीं है। कैपिटल तब होता है जब एक बंदा हो। यहाँ पे तो सदका ज़कात खिरात, इसलिए यहाँ पे होता है एक्यूमुलेटेड फंड्स। एक्यूमुलेटेड फंड्स, इकट्ठा किया हुआ फंड है जी। जो मर्जी जैसे मर्जी दे जा जी, कबूल है। ठीक है ना जी, एक्यूमुलेटेड फंड्स। यहां पे सेल्स के लिए एक वर्ड टेकिंग्स यूज हो जाता है। यहां पे हम प्रॉफिट की जगह वर्ड सरप्लस यूज करेंगे। यहां पे हम लॉस की जगह डेफिसिट यूज करेंगे। सो यहां पे वर्ड ड्राइंग्स यूज नहीं होना। यहां पे जो है हम कैपिटल को एक्यूमुलेटेड फंड्स कहेंगे, सेल्स की जगह टेकिंग्स आएंगी, प्रॉफिट सरप्लस है, लॉस डेफिसिट है। यहाँ पे हम इनकम स्टेटमेंट का वर्ड नहीं यूज करते। यहाँ हम इनकम स्टेटमेंट को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कहते हैं। मैं आ रहा हूँ इन चीज़ों को, मैं एब्रीवेशन यूज कर रहा हूँ क्योंकि यार बच्चों वाली बात है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कहते हैं। यहाँ पे भाई और क्या चेंज है, बस यही एक दो बातें यार। एक्यूमुलेट ड्राइंग्स होती नहीं, एक ड्राइंग डिविडेंड्स भी नहीं होते, एक्यूमुलेटेड फंड्स हैं, टेकिंग्स हैं, सरप्लस है, लॉस है। यहाँ कैश, कैश अकाउंट को ये लोग रिसीव्ड एंड पेमेंट कह देते हैं जी। रिसीव्ड एंड पेमेंट। तो मैं जी इसको थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करता हूँ। ये तो थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी थी। याद रही, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो असल चीज है वो आपको बनाना आना चाहिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनता है? हम यहाँ पे इनकम्स लिख लेते हैं और आफ्टर कुछ लाइंस हम एक्सपेंसेस लिख देते हैं। और इनकम और एक्सपेंसेस का जो डिफरेंस आता है वो हमारे पास क्या आ जाता है? सरप्लस या फिर डेफिसिट। कुछ लोग एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंस भी लिखते हैं, वो भी बिल्कुल ठीक है। कुछ लोग डेफिसिट आ जाए तो उसको एक्सेस ऑफ एक्सपेंस ओवर इनकम लिख देते हैं, वो भी ठीक है। सो याद रहे, हमारा असल ऑब्जेक्टिव यही है कि हमने इनकम और एक्सपेंसेस का डिफरेंस लेना है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनना है। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहां पे इनकम नंबर 1 क्या आ सकती है? दैट इज सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन। ये सब्सक्रिप्शन की वैल्यू कैसे निकलेगी? उसके लिए बेटे हमें एक लेजर बनाना आना चाहिए। उस लेजर का नाम है सब्सक्रिप्शन। हम सब्सक्रिप्शन का लेजर बनाना सीख लेते हैं। हाँ, लेजर क्यों ज़रूरी है यार? कैम्ब्रिज ने पिछले दिनों एक क्वेश्चन में ना लेजर बना के दे दिया था, तो लेजर से ही कर लेते हैं। सब्सक्रिप्शन क्लब के लिए क्या होती है? इनकम। और बेटे इनकम जब एडवांस होती है, जब इनकम एडवांस होती है तो वो लायबिलिटी होती है। इनकम जब एडवांस होती है तो वो हमारी लायबिलिटी होती है। एडवांस इनकम हमेशा लायबिलिटी होती है। सो ओपनिंग एडवांस, यहाँ पे कौन सी एडवांस आएगी? साल के शुरू में अगर कोई एडवांस था वो ओपनिंग एडवांस, और यहाँ बेटे आ जाएगी क्लोजिंग एडवांस, क्योंकि एडवांस इनकम लायबिलिटी होती है। क्लोजिंग एडवांस गिवन होता है जी, ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस। अगर इनकम सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं हुई तो यहाँ आता ओपनिंग एरियर्स, इसको हम टू बी रिसीव्ड भी कहते हैं। ओपनिंग टू बी रिसीव्ड,
यहाँ आएगा क्लोजिंग एरियर, क्लोजिंग एरियर, क्लोजिंग टू बी रिसीव्ड। सो ओपनिंग एरियर, क्लोजिंग एरियर। याद रहे एडवांस जो होती है इनकम सब्सक्रिप्शन एडवांस होती है तो वो क्रेडिट होती है, यानी कि लायबिलिटी होती है। देखो ना, पैसे ले लिए सर्विसेज नहीं प्रोवाइड की तो इट्स योर लायबिलिटी। पैसे ले लिए सर्विसेज नहीं प्रोवाइड की, इट्स योर लायबिलिटी। सो एडवांस लायबिलिटी। जब हमें पैसे मिलते हैं हम एंट्री करते हैं, बैंक क्या हो जाएगा डेबिट, सब्सक्रिप्शन क्या हो जाएगी क्रेडिट। तो यहाँ पे आएगा विद द नेम बैंक। और बेटे ये बैलेंसिंग फिगर आती है नॉर्मली, और ये वैल्यू कहाँ चली जाएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ये वो ए है जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की वैल्यू सब्सक्रिप्शन की जो आएगी वो हमने सब्सक्रिप्शन के लेजर से निकालनी है। ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस, ओपनिंग एरियर्स, क्लोजिंग एरियर्स। दिस इज द अमाउंट रिसीव्ड, दिस वैल्यू टू बी चार्ज टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अगर कोई सब्सक्रिप्शन के बैड डेट्स हो गए हैं तो फिर क्या करना है आपने, फिर आपने प्रॉपर काम करना है, आपने बैड डेट्स ऑफ सब्सक्रिप्शन की एंट्री करनी है। सब्सक्रिप्शन अगर बैड डेट्स हुई है तो आपने प्रॉपर काम करना है, उसको मैं यहाँ करने लगा हूँ। बैड डेट्स अगर हो गई हैं सब्सक्रिप्शन, बैड डेट्स हो गई है तो आप एंट्री करेंगे बैड डेट्स डेबिट, सब्सक्रिप्शन क्रेडिट, बैड डेट्स डेबिट, सब्सक्रिप्शन क्रेडिट। तो आप सब्सक्रिप्शन के क्रेडिट साइड पे लिखोगे बैड डेट्स, और ये वैल्यू बढ़ जाएगी, ये यहाँ पे आएगी, तो फिर हम बाद में बैड डेट्स को एक्सपेंसेस में भी लिख देंगे। तो इस तरह से होगा ये कि ये इक्वल हो जाएगा, बैड डेट्स डेबिट एक्सपेंस करने, सब्सक्रिप्शन क्रेडिट, और ये अब फाइनल वैल्यू है। एक और बात, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाली वैल्यू डायरेक्ट भी आ जाती है। वो डायरेक्ट कैसे आ जाती है, अगर 100 मेंबर्स हैं और हर मेंबर जो है वो 20 देता है तो 2000 डायरेक्टली किधर चार्ज कर देंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्यों? क्योंकि बेटे हम अकाउंटिंग में कभी भी कैश बेसिस पे नहीं चलते, हम अकाउंटिंग में हमेशा किस बेस पे चलते हैं, एक्रूअल बेस पे चलते हैं। सो हमने एक्रूअल बेस पे अकाउंटिंग करनी है, और हमने नहीं देखना कितने पैसे आए हैं कितने नहीं आए, जितने मेंबर्स हैं इनटू पर मेंबर फी। ये मेरे नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, ये पर मेंबर फी है। नंबर ऑफ मेंबर्स इनटू पर मेंबर फी करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू डायरेक्ट इनकम स्टेटमेंट को चार्ज हो जाएगी। जब वो इस तरह की बात करता है तो वो फिर कुछ और निकलवा लेता है। सो इट्स अप टू यू कि आप किस तरह से क्वेश्चन को रीड आउट कर रहे हैं। हम कुछ दिनों में प्रैक्टिस कर, कुछ देर में प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो उसमें भी हम इन चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे जी। उसके बाद जी हमें एक और इनकम करनी पड़ सकती है, दैट इनकम इज कैफे का प्रॉफिट। यार ये कैफे का प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है जी, ये जो है वो रिफ्रेशमेंट का प्रॉफिट हो सकता है, ये कोई बार हो सकती है जी, ठीक है जी, ये कोई बार हो सकती है, कोई जो है वो कैंटीन हो सकती है। इसका काम क्या करेंगे जी, हम यहाँ पे वर्किंग कर लेते हैं, हम जो है वो कैफ़े का प्रॉफिट निकाल रहे हैं। कभी कभी ये स्पेशल रिक्वायरमेंट होएगी, आप उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करोगे और वैल्यू को यहाँ लिख दोगे, या फिर कभी कभी आपको वर्किंग में करना पड़ जाएगा। कैफ़े प्रॉफिट निकालने के लिए हम स्टार्ट करेंगे रेवेन्यू से, रेवेन्यू में से हम माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स। यार वो रेवेन्यू की जगह क्या वर्ड यूज कर सकता है, मैंने अभी आपको पहले भी बताया था, टेकिंग्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्या आएगा, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ कैफे प्लस परचेजेस ऑफ कैफे माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ कैफे, जो भी वैल्यू आएगी वो कॉस्ट ऑफ सेल्स, सेल्स में से माइनस होएगी, तो आ जाएगा कैफे प्रॉफिट। इस कैफे प्रॉफिट में से हम कैफे का रेंट माइनस कर सकते हैं अगर स्पेसिफिकली गिवन है, कैफे की वेजेस माइनस कर सकते हैं अगर स्पेसिफिकली गिवन है, तो कैफे का फाइनल प्रॉफिट आ जाएगा कैफे।
अगर कैफे की वेजेस और कैफे का रेंट गिवन होता मैं इसको हेडिंग ही ना करता, ठीक है नहीं, जो कैफे प्रॉफिट आ जाएगा ये वो कैफे प्रॉफिट है जो मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में मूव करवाऊंगा। सो बड़ा ही सिंपल है यार, सेल्स गिवन होंगी, ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन होगा, कभी कभी इस क्वेश्चन में परचेजेस नहीं गिवन होता जी, तो परचेजेस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम एक लेजर बनाते हैं, दैट इज लेजर ऑफ पेबल्स। जब वो परचेजेस नहीं देगा तो वो पेबल्स का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस देगा, पेबल्स लायबिलिटी होते हैं, ओपनिंग बैलेंस आपको पता है कहाँ आता है यार, लेजर बनाने से रट्टा नहीं लगाना पड़ता यार, सोचो ना, पेबल्स सारी दुनिया को पता है क्रेडिट होते हैं, तो ओपनिंग बैलेंस कहाँ आएगा, क्लोजिंग कहाँ आएगा, फिर जब तुम पे करोगे तो कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट, और पेबल्स क्या हो जाएंगे, डेबिट। तो यार ये वो वैल्यू है जो वैल्यू क्या है, परचेजेस। यहां से परचेजेस की वैल्यू निकालना, इस वैल्यू को मैं कहने लगा हूं अल्फा, वो अल्फा आप यहां शिफ्ट करवा देना। सो हम बड़ी आसानी से इनकम स्टेटमेंट का छोटा पोर्शन कैफे प्रॉफिट बना लेंगे। उसके बाद जी एक और चीज जो इस टॉपिक में बहुत इंपॉर्टेंट है वो है जी कि हमें कभी कभी इस टॉपिक में क्या कर देता है वो लाइव सब्सक्रिप्शन, लाइव सब्सक्रिप्शन, लाइव सब्सक्रिप्शन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी जी। लाइव सब्सक्रिप्शन कैसे निकलती है जी वो देख लेते हैं जी। फिलहाल तो हमें ये पता चल गया कि हमारे पास एक नई चीज आ गई है, दैट इज लाइव सब्सक्रिप्शन। ये हमने ओ लेवल्स में भी नहीं की थी। अब लाइव सब्सक्रिप्शन क्या होती है जी, लाइव सब्सक्रिप्शन देख लेते हैं। अच्छा जी, कभी कभी हम मेंबर से, जैसे पाकिस्तान में जिम खाना है, ओएसिस है, रॉयल पाम है, हम पाकिस्तान में लेते ही लाइफ मेंबरशिप है जी, हम इकट्ठे ही 5, 6, 7 लाख ले लेते हैं, ठीक है जी। लाइफ मेंबरशिप फी जो हम किसी भी मेंबर से रिसीव करते हैं उसको हम कभी भी एक ही साल में इनकम में नहीं लिखते। वो बताता है जी, लेट्स सपोज 5000 जो है डॉलर्स लाइफ मेंबरशिप फी है पर मेंबर जी, पर मेंबर। दिस इज लाइफ मेंबरशिप, लाइफ मेंबरशिप फी पर मेंबर। और आप इसको रिसीव करेंगे तो आप एंट्री क्या कर देंगे, आप एंट्री कर देंगे, बैंक हो जाएगा डेबिट, लाइफ मेंबरशिप फी क्या हो जाएगी, क्रेडिट। आप एंट्री कर देंगे बैंक डेबिट, लाइफ मेंबरशिप फी क्रेडिट। और सपोज कर लेते हैं 20 मेंबर्स ने इस स्कीम में पार्टिसिपेट किया, तो 5000 इंटू 20 आ गया 100,000। यार इस 100,000 को इनकम नहीं लिखना, इसको आपने एक्युमुलेटेड फंड्स वाली साइड पे ले जाना है, आपने इसको कैपिटलाइज करना है। कैपिटलाइज कहते हैं चीज़ों को बैलेंस शीट में लिखना। आपने इसको बैलेंस शीट वाली साइड पे ले जाना है, एक्युमुलेटेड फंड्स में ले जाना है। किस तरह, आप बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट्स लिखते हो ना, उसके बाद कुछ लाइनों के बाद करंट एसेट्स लिखते हो, फिर टोटल एसेट्स लिखते हो, फिर आएगा कैपिटल एंड लायबिलिटी, उसमें एक्युमुलेटेड फंड्स आता है ना, एक्युमुलेटेड फंड्स के नीचे लिख देना लाइफ मेंबरशिप फंड, ठीक है ना, जो भी वैल्यू। सो परेशान नहीं होना किसने जाना क्या। लेकिन ये जो लाइफ मेंबरशिप फंड आपने 100,000 का रिसीव किया है, वो हर क्वेश्चन में बताएगा कि एग्जामिनर क्या चाहता है। एग्जामिनर लेट्स सपोज चाहता है इसको हम 10 ईयर्स में इनकम स्टेटमेंट में चार्ज करें, तो मैं 100,000 डिवाइडेड बाय 10 करूंगा, वैल्यू क्या आ जाएगी 10,000। तो मैं हर साल इस 100,000 में से 10,000 माइनस कर दिया करूंगा और उसको मैं इनकम स्टेटमेंट में ले आऊंगा। सो मैं यहां लिख लूं 10 ईयर्स की बेस पे। तो हर साल मैं हर मेंबर का, मैं बच्चों को अक्सर समझाता हूं पर मेंबर करो, पर मेंबर 10 से डिवाइड करो, पर मेंबर क्या आ जाएगा 500। तो हर साल पर मेंबर 500 लाइफ मेंबरशिप फंड में से लेस करो और उसको हर साल इनकम में लिख दो। इसको करते हुए कोई प्रॉब्लम आएगी तो मुझे वीडियो में टैग कीजिएगा, मैं दोबारा जो है वो इसको करवाऊंगा। लेकिन मुझे लगता है कि पहले किया हुआ काफ़ी सारों ने, सारे रिवीजन कर रहे हो, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। तो लाइफ मेंबरशिप आपको पता चल गई कि लाइफ मेंबरशिप एक ही दफ़ा में इनकम में नहीं चार्ज करनी, बल्कि हमने उसको नंबर ऑफ ईयर्स जो वो खुद क्वेश्चन में बताएगा उतने ईयर्स की बेस पे लाइफ मेंबरशिप को इनकम में चार्ज करेंगे। उसके बाद जी क्या हो सकता है जी,
आप लोगों की ज़िंदगी, वैसे तो आपका बैच बहुत अच्छा है, आप लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह हर नई चीज़ देखी है ज़िंदगी में। और आप लोगों की ज़िंदगी में इस टॉपिक में क्या हो सकता है जी, याद रहे डोनेशन जो है, वो डोनेशन वो हमेशा 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 आपकी मर्ज़ी नहीं है। डोनेशन को अगर वो कहेगा कैपिटलाइज करना है, तो उसका मतलब है डोनेशन को भी आप एक्यूमुलेटेड फंड्स के नीचे तुमने लिखा होगा लाइफ मेंबरशिप फंड, उसके नीचे आप डोनेशन लिख देना। अगर वो के डोनेशन को इनकम में डालना है, इनकम में डाल देना। यहाँ पे और खर्चे क्या आएंगे, डेप्रिसिएशन आ सकता है, ठीक है जी, कोई रेंट आ सकता है, कोई जो है प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, कोई सेरेमनी आ सकती है, कोई क्रिकेट मैच आ सकता है, कोई क्रिकेट मैच का रेवेन्यू आ सकता है। आप इनकम और एक्सपेंसेस का डिफरेंस लेके प्रॉफिट आ जाएगा। इस टॉपिक में सिर्फ करने वाली बात क्या थी, इस टॉपिक में एक करने वाली बात थी, सब्सक्रिप्शन आपको करनी आ गई है। सब्सक्रिप्शन इनकम होता है, उसका लेजर बनाना, ये वैल्यू इनकम स्टेटमेंट में, कैफ़े का अकाउंट इनकम स्टेटमेंट में। लाइफ सब्सक्रिप्शन मैं फिर से बता देता हूँ, लाइफ मेंबरशिप फ़ी के पैसे कभी भी एक साल में इनकम में नहीं जाएंगे, वो नंबर ऑफ ईयर्स की बेस पे इनकम स्टेटमेंट में चार्ज होने हैं। मैं हमेशा से चाह रहा होता हूँ कि इसकी कैलकुलेशन, ठीक है 5000 पर मेंबर पैसे तो आ रहे हैं, ये तो ठीक बात है, लेकिन वो क्वेश्चन में आपको बताएगा कि आपने कितने सालों पे इसको लिखना है, 10 ईयर्स पे, वो खुद बताएगा कि आपने लाइफ मेंबरशिप के पैसों को 10 ईयर्स की बेस पे इनकम स्टेटमेंट में चार्ज करना है। तो आप चुप करके 5000 जो एक मेंबर से आ रहे हैं डिवाइडेड बाय 10, आपको पता चल गया यार मैंने पर मेंबर लाइफ मेंबरशिप फी पर मेंबर मैंने हर साल कितने पैसे इनकम स्टेटमेंट में थ्रो करने हैं, 500। अगर तुम्हारे 20 मेंबर्स हैं तो 5000 इंटू 20 करके हर साल इतने पैसे लाइफ मेंबरशिप इनकम में आएंगे। और जितने इनकम में आ रहे हैं वो आ कहाँ से रहे हैं, क्योंकि जब आपको फंड्स रिसीव होते हैं तो आप उसको अपनी लायबिलिटी या एक्यूमुलेटेड फंड्स में लिख लेते हो। तो वो एक्यूमुलेटेड फंड्स में, तो वैसे हम, मैं इसको लायबिलिटी कहता हूँ, आपकी मार्किंग स्कीम में वो इसको एक्यूमुलेटेड फंड्स कहता है। मैं इसको बचपन से ना डेफर्ड लायबिलिटी कहता था, तो मैं मार्किंग स्कीम को फॉलो कर लेता हूँ, अब क्या करें, मानना पड़ता है आपकी मार्किंग स्कीम को। सो एक्यूमुलेटेड फंड्स में से हम हर साल माइनस करके इसको जो है वो इनकम स्टेटमेंट में चार्ज कर देंगे। दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ लाइफ मेंबरशिप फी। थैंक यू।